इसी इम्यूनिटी की खोज में हम आप पहुंचे हैं ताजपुर गांव, जहां आपका परिचय एक ऐसे स्वाद से करवाएंगे जिसमें मिठास तो है ही, साथ ही यह इम्यूनिटी के लिए भी बहुत खास है। इस मिठास को दोआब की मिट्टी और पानी और भी अद्भुत बना देते हैं। यह दोआब का इलाका है। दोआब यानी दो नदियों के बीच का इलाका। और यह दोआब दुनिया का सबसे खूबसूरत दोआब है क्योंकि यह गंगा और यमुना के बीच का हिस्सा है। यह हिमालय की मिट्टी से बना इलाका है और पवित्र नदियों द्वारा सींचा गया है। अब कोई कहे कि यहाँ का गन्ना दुनिया का सबसे मीठा गन्ना होता है तो फिर यह सच ही है। गन्ने का स्थान भारतीय संस्कृति में बहुत अहम रहा है। ये फसल सिर्फ हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन को ही नहीं दिखाती है, इसकी जो जड़ें हैं वो गिरमिटियाओं के दर्द तक जाती हैं। सिंध के प्राचीन इतिहास पर प्रकाशित पुस्तक सिंध सोबीर में टाट द्वारा लिखित राजस्थान के हिंदी अनुवाद में राय बहादुर गौरीशंकर ओझा की एक अत्यंत दिलचस्प टिप्पणी है। इस टिप्पणी से पता चलता है कि गन्ने की खेती का भारत से कितना पुराना नाता है। घग्गर नदी की एक शाखा का नाम साकड़ा या हाकड़ा था, जो पहले पंजाब से चलकर बीकानेर और जोधपुर राज्यों में बहती हुई सिंध में पड़ती थी, परंतु बहुत समय से उसका प्रवाह बंद हो गया, जिसके बारे में कई बातें प्रचलित हैं। हालांकि अब भी थोड़ा थोड़ा पानी बीकानेर राज्य के हनुमानगढ़ प्रदेश में आता है, जहां गेहूं की खेती होती है। उसे वहां वाले कग्गर नदी कहते हैं। मारवाड़ में हाकड़ा के बहने का प्रमाण यह है कि जोधपुर और मालानी के परगनों में बहुत से गांवों की सीमा के अंदर गन्ना पेरने के पत्थर के कोल्हू पड़े मिलते हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ हाकड़ा नदी बहती थी। उसके किनारे गन्ने की खेती होती थी और उन गन्नों को इन कोल्हू में पिरोकर गुड़ बनाया जाता था। अगर इस नदी का बहाव यहाँ ना होता तो इन रेतीले भागों में ऐसे कोल्हू कैसे संभव होते। गुड़ का इतिहास शायद मानव सभ्यता के खेती से जुड़े इतिहास जितना ही पुराना है। माना जाता है कि भारत में गुड़ लाने वाले पुर्तगाली थे और लगभग 3000 वर्ष पहले उन्हीं के साथ मिठास का ये रूप हमारे सामने आया। वैसे ऋषि पाणिनि ने 4वीं शताब्दी में लिखा है कि गोरशा अवांग देशो गौरा, जिसका मतलब है गुड़ का देश गौर है, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने जिस गुड़ की बात की वो खजूर से बनता है और पुर्तगालियों वाला गुड़ गन्ने से। इसके बाद सामने आती है चीनी की कड़वी सच्चाई। और ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल से तब से शुरू हुई होगी जब से गन्ना आया होगा, क्योंकि गन्ने के रस की मिठास को कैसे हम सारे साल भर प्रयोग में ला सकते हैं, इसका ये तरीका हमारे पूर्वजों ने निकाला होगा कि भाई गन्ने की ऐसा नहीं है, गन्ने के रस से खीर भी बनती है, पर वो हम 12 महीने नहीं बना सकते और ना हमें 12 महीने खाने का उसका रिवाज भी हो सकता है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से हमारा भोजन जो समझते थे पूर्वज लोग, तो 12 महीने हम उस खीर को खा भी नहीं सकते हैं। तो मीठे को हम अपनी मिठाइयों को कैसे मीठा करें, या घर में खीर बनाए तो उसको कैसे मीठा करें, तो इसके लिए शायद उन्होंने ये ईजाद किया। तो ये खांडसाली तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और विशेषकर उत्तर भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। जहाँ जहाँ गन्ने की पैदावार थी वहाँ ये सब चलता था और ये शुरू होता था हमारा दिवाली के आसपास और होली तक ये चलता था। और होली में जो गन्ना होता था बसंत पंचमी के आसपास का पक्के रस का, तो उसका जो गुड़ रखा जाता था वो गुड़ पूरे साल भर हमें उपलब्ध रहता था और हमारे खाने पीने में प्रयोग में लाया जाता था। आइए एक नजर गन्ने की खेती पर डालते हैं। गन्ना विश्व की प्रमुख नगदी फसल है। भारत का गन्ने की उत्पादकता में दूसरा स्थान है। प्रयोगों से पता चला है कि जमीन में जितनी जल क्षमता है उसका औसतन 60% गन्ने की अच्छी उपज के लिए बेहतर माना जाता है। अगर इससे अधिक पानी दिया तो उर्वरक तत्वों के बह जाने का डर रहता है। वैसे तो सामान्य जानकारी के मुताबिक गन्ने की फसल से चीनी और गुड़ बनाया जाता है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। गन्ना
एकमात्र ऐसी फसल है जिसकी स्वाद की एक लंबी परंपरा है। इस परंपरा में गन्ना के एक एक कण का पूरा उपयोग किया जाता है। देखिए, जो ये एक गन्ने की जो फसल है मेनली, तो गन्ने की फसल में ये एक इस तरह की फसल है, अपना सिस्टम साधन ये सब अपने आप ही रखता है। इसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि जिस टाइम हम बिजाई करते हैं इसकी, तो उस टाइम ही इसको बिजाई करने वाला भी चूसने की तैयारी रखता है। छोटे छोटे पीसेज में बिजाई करते हैं तो वो भी उस टाइम भी इसको चूसने लग जाता है। फिर ये जैसे पैदा होता है, खेत में पैदा करते हैं, तो घास होता है निकालने में, वो पशुओं को यूज हो जाता है। जिस टाइम ये अभी तैयार हो गया गन्ना, तो तैयार होने के बाद इसका हम जो ऊपर वाला पोर्शन रह जाता है उसको आम भाषा में हम यहाँ गोला बोल देते हैं। जो गोला कट गया तो वो पशुओं को काम आ जाता है। फिर ये इसके यहाँ आने के बाद जैसे प्रोसेस चालू हो गया हमारा बनने का, भाई इससे अभी आपका गुड़ शक्कर बनने के टाइम जो भी चल रहा है, उसके बाद इसका खांड निकलने के बाद एक बच गया, वो राला बोल देते हैं उसको, वो बच गया, तो उसका यूज भी हम कर लेते हैं, वो भी यूज होता है। उसका पशुओं के लिए गुड़ मैंने यहाँ बनाया है, जो कि एक इससे आम बाज़ार से मंदा पड़ता है। दूसरा आपका जो इसका जो वेस्टेज होता है, इसको खोई बोल देते हैं, गन्ने के जो निकलने के बाद, ये ही इसके अंदर जो है दोबारा से इसके पकने के काम आ जाती है। वाह। तो इस सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर थोड़ा रस रह जाता है, पूरा नहीं निकाल पाते हैं हम, तो वो रह जाता है, तो उससे इसके अंदर जो जलता है तो कोई किसी तरह का बदबू वो नहीं होता है, बल्कि हवा को साफ करता है, क्योंकि मीठा रह जाता है इसके अंदर। अमूमन हम जो हिंदू रीति रिवाज में हवन करते हैं तो उसके अंदर मीठा डालते हैं। हाँ। इसके अंदर मीठा रह जाता है, तो जहाँ तक भी इसकी हवा के अंदर आपका ये जाता है, तो वो लोग ये नहीं कहते हैं कि बदबू आ रही है, कहते हैं भी कोल्हू चल रहा है, खुशबू आ रही है, कोल्हू चल रहा है। ब्रेक के बाद इसी अमृत स्वाद परंपरा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि गन्ने के बदलते रूपों से आपका परिचय कराएंगे। एक गन्ना अपनी इन गांठों की तरह ही कई रूपों में परिवर्तित होता है। उसके राब बनने से लेकर बूरा बनने तक की एक लंबी प्रक्रिया होती है। गुड़ और चीनी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। गुड़ बनाने के लिए ताजा रस को बड़े बड़े कड़ाहों में पकाया जाता है। सकुलाई नाम के पौधे की जड़ और डंठल गन्ने के रस का मेल उतारने में मददगार होते हैं।
हमारे यहाँ एक सकुलाई भिंडी के पौधे जैसा एक पौधा होता है, तो सकुलाई की जड़ से रस, उसका जो लेसा था, लस जो होता है, उस लस से शीरे की सफाई की जाती है, गन्ने के रस की सफाई की जाती है, उसका मैल साफ किया जाता है और फिर ये गुड़ और शक्कर और ये सब कुछ बनता है। जैसे ही रस शीरे की तरह गाढ़ा होता है, उसे पत्थर की परातों में जमा दिया जाता है। ये तो प्राकृतिक तरीका था। बाद में इस पर आधुनिकता और बाजार का ऐसा असर पड़ा कि इसकी सफाई के लिए हाइड्रोसल्फेट का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह बनाया जाने वाला गुड़ हल्का लाल, गुलाबी या पीला और चमकदार दिखाई देता है और प्राकृतिक तरीके से बनने वाला गुड़ भूरे या मटमैले रंग का होता है। जो गुड़ आपका सफ़ेदी की तरफ है, उजालेपन की तरफ है, वो समझ जाइए कि केमिकल से साफ़ किया गया है ना। और जिसमें ललाई है और गहरा लाल है वो, तो वो हर्ब से साफ़ किया हुआ होगा, उसमें वो सफ़ेदी नहीं आएगी। सफ़ेदी केमिकल से ही आ पाती है। जैसे चीनी एकदम झग साफ़ होती है, खांड साफ़ नहीं होती। खांड में हल्का भूरापन रहता है, तो वो हल्का भूरापन इसलिए रहता है कि वो जो शक्कर को या राब को जब हम पानी के छींटे दे करके साफ़ कर रहे हैं, उससे सफाई हो रही है। अब केमिकल तुरंत डालेंगे तो एकदम से वो झग से साफ़ हो जाएगी, एकदम सफ़ेद हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया जाता है तो खांड तैयार होती है। खांड सारी में जो खांड शब्द है, वो खांड हमारे यहाँ एक तरह की आप चीनी मान सकते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, और वो हमारे यहाँ खाने की प्रथा शुरू हुई। अब खांड, उसमें सिर्फ उस खांड सारी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिर्फ खांड नहीं बनती है। उसमें गन्ने का रस होता है, उससे राब बनेगी, राब के बाद गुड़ बनेगा, गुड़ की शक्कर भी बन सकती है अगर आप चाहें तो, और फिर इसको एक चक्री में चला के हम इसे राब को खांड निकालते हैं, जो कि ब्राउन शुगर के नाम से आजकल आप बाज़ार में भी देख सकते हैं। अब इसी खांड को जब हलवाई की यहाँ कढ़ाई में डाल के गरम किया जाता है, वापस घोटा जाता है, दूध डाल के उसकी सफाई और की जाती है, तो बूरा बन जाती है। तो राब, गन्ने का रस, उसकी राब, राब से गुड़, शक्कर, खांड, बूरा, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये खांड सारी की प्रक्रिया कहलाती है। माल सिंह जी, ये जो एक व्यवस्था आपने शुरू की, ये आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, यहीं पर खेती करना, यहीं पर उसका प्रोडक्ट बनाना, अंतिम प्रोडक्ट तक बनाना, ये सारा अनुभव कैसा रहा? ये ऑर्गेनिक शुरू करने का जो चैलेंज आता है, ज़्यादातर किसान यही शिकायत करते हैं कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, यदि प्रोडक्शन मिल गया तो मार्केट नहीं मिल पाता, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई जैसे गन्ने की हम खेती कर रहे हैं काफ़ी, उसके तो गुड़ जो है वो यूपी से आना, दूसरी स्टेट से, तो गुड़ में एक जो खाने का शौकीन है, या खुद मैं भी रहा हूँ, तो उसको जो एक क्वालिटी है उसको ये गेन करना, मगर जो पहले हम गुड़ खाते थे उसमें टेस्ट वो है ही नहीं गुड़ में। तो 2-4-10 जगह मतलब ऐसे जिक्र चलते रहे, बोले भी ये पहले हमारे कोल्लू थे, गुड़ बनता था, ऐसे होता था, तो सुनता रहा, देखता रहा, हमने भी देखा था बचपन में। अब वो एक जुनून बना के भाई इसको गुड़ हमने यहाँ बनाना है, और अपना एक जो अगली जनरेशन है उनको दिखाना है कि भाई ये गुड़ ऐसे बनता है और ये कोल्लू जो ऐसे चलता है। ये जहाँ हम बैठे हैं, ये जगह मेन रोड से बहुत अंदर है आपका गांव ताजपुर। हाँ जी।
तो यहाँ तक कैसे आ जाते हैं ग्राहक आपके पास? आपको तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, सारा माल यहीं बिकता है। तो ये जो हमारे किसान भाई देख रहे होंगे वो भी ये जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ होती है कि लोग खुद चले आते हैं यहाँ पर लेने। हमारे यहाँ एक देसी कहावत है, अगर गुड़ है तो वो अंधेरे में भी मीठा लगता है। यानी कि अगर कोई चीज़ आप कहीं भी दे रहे हैं, अगर आप सच में कोई काम कर रहे हैं तो चाहने वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। एक और मेरा सामान्य सा सवाल है जो शायद हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। वैसे हम इस प्रोग्राम में स्वास्थ्य सेहत इंडिया में ये बताने की कोशिश करते हैं किसी एक डिश के बारे में कि वो कैसे बनता है, उसे लोग घर में बना सकते हैं, किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये खांडसारी का जो सारा प्रक्रिया है जो आपने हमको बताई, अब ये तो कोई भी अपने घर में तो नहीं कर सकता, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट हैं, शक्कर है, खांड है, भूरा है, ये चीज़ों का कहाँ पर उपयोग हो सकता है, किन किन चीज़ों में इसको उपयोग कर सकते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्यूनिटी बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा बताइए। गुड़ में और शक्कर में तो सब तरह के ये जो बता रहे हैं आजकल, भाई ये कैल्शियम आयरन ये भरपूर मात्रा में है। हमारी जो बहन बेटियां हैं भाई, जैसे वो प्रेग्नेंट के टाइम में उनको गोलियां देनी शुरू कर देते हैं शुरुआत में, तो पहले ऐसा नहीं था। अब वो मैं समझता हूँ जैसे बताते हैं कि गुड़ शक्कर का अगर इस्तेमाल करेंगे, आप इस चीज़ों को इस्तेमाल करें देसी को, तो शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वो है कि भाई किसी आयरन को या कैल्शियम को हम एक दवाई के जरिए उसको पूरा करें। नेचुरल हमारे शरीर में पैदा होना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि गन्ने के रस का राब गुड़ शक्कर बन जाने के बाद गन्ना कथा समाप्त हो जाती है, तो थोड़ा रुकिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गन्ने के कुछ ऐसे प्रकार जो स्वाद और सेहत दोनों में ही लाजवाब हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खांड गन्ने का सबसे शुद्ध और प्राकृतिक रूप है। ये चीनी से ज़्यादा स्वादिष्ट है, और जहाँ चीनी आपकी सेहत को बहुत नुकसान करती है, खांड बहुत सेहतमंद माना जाता है। आजकल जो शुगर मिल में हमारी चीनी बनती है उसमें तो सल्फर या और भी कुछ केमिकल यूज़ किया जाता है जो गन्ने के रस की सफाई करता है। वो केमिकल रस की सफाई तो कर देता है, लेकिन उस चीनी में भी वो आ जाता है जो हम खाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान शरीर को हो रहा है। केमिकल चूँकि अब और जगह से भी हम केमिकल खा रहे हैं, अब हमारे किडनी लीवर तो एक ही हैं, तो आखिर कितना केमिकल हमारे शरीर से निकालेंगे, कितना टॉक्सिन निकाल पाएंगे। तो अच्छा है कि वापस अगर हम इस खांडसारी को जिंदा रखें और बनाए रखें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम बीमारियों से बहुत बचेंगे। विशेषकर जो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं या और भी तरह की जो केमिकल के शरीर में रहने की वजह से पैदा हो रही हैं, तो उनसे हम बच सकेंगे। क्या फायदे हैं खांड के, जानेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि खांड बनता कैसे है। गन्ने के रस को उबालने के बाद जब वो अच्छी तरह पक जाता है तो उससे गुड़ या शक्कर बनता है, या फिर आप उसे लेकर खांड बनाते हैं।
खांड बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इसमें गन्ने के पके रस को मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में गन्ने के रस को तेजी से घुमाया जाता है और एक पिचकारी नुमा यंत्र से पानी डालकर साफ किया जाता है। इस तरह खांड तैयार होती है। खास बात यह है कि इससे जो पानी निकलता है वो भी बेकार नहीं है। इस पानी से जानवरों के लिए गुड़ बनाया जाता है जो उनकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यहाँ एक बात और जानने की है कि शुरुआत में गन्ना पिराकर यानी कोल्हू में डालकर जो रस निकाला गया था, उसके बाद बचे हुए गन्ने के छिलके को सुखाकर भट्टी जलाने का काम में लाया जाता है। इससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं होता और इस तरह गन्ने की खेती में बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हर एक कण का उपयोग करते हुए सेहत के लिए कारगर उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फायदेमंद बात यह है कि उसमें जो देखिए गन्ने के रस में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आयरन है, फास्फोरस है। तो आयरन जो हमारे जरूरी है, खून बनता है उससे, तो वो आयरन का तत्व रह जाता है उसमें जो गुड़ की जो ललाई है वो बता रही है कि उसमें आयरन की मात्रा अधिक है ना। जो थोड़ा सा वो पीलापन लिए हुए खांड है उसमें आयरन की मात्रा है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू की चीज़ें होनी चाहिए उसमें मौजूद हैं। चीनी में वो सफाई ब्लीचिंग के चक्कर में रस की जो ब्लीचिंग होती है उसके चक्कर में काफ़ी तत्व निकल जाते हैं। ये समझ तो हमें पैदा करनी पड़ेगी। और अब जो नई जनरेशन है उसको तो ये पता ही नहीं है पुरानी जनरेशन क्या खाती पीती थी, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। तो उनको तो ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ऐसा समझ उनके अंदर पैदा करें, चाहे जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उससे अवेयरनेस हो, कैसे भी हम अवेयरनेस को फैलाएं, ये हमें करना ज़रूरी है। और जब हम डिमांड करेंगे तो वो खांड फिर से बनने लगेगी उतनी मात्रा में जितने हमें चाहिए। अभी कम हो गया है क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड चीनी की है तो चीनी मिल रही है, डिमांड जब हमारी खांड की होगी तो फिर से खांड मिलेगी ना। ये बाजार तो डिमांड और सप्लाई पर बेस है ना। आपने डिमांड ही बंद कर दी तो वो सप्लाई क्यों होगी। स्वास्थ्य, सेहत और इंडिया में फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। अगली बार आपसे एक नए स्वाद, एक नई जगह पर मिलेंगे और बताएंगे कि स्वाद और सेहत इंडिया में कहां बसती है। नमस्कार।